अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें कि आप लोग खैर वाफियत से अच्छी सेहत में हैं। तो शहर कायद से और वहाँ की ख़बरों से हम अपने इस मॉर्निंग शो का आज जो फर्स्ट सेगमेंट है उसका आगाज़ कर रहे हैं। टॉप स्टोरी, क्योंकि हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। एक तो कुदरती आफत आई, वी ऑल नो कि बारिशें हुई, दो के बारिश रहमत है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर रिसोर्सेज उस तरह से ना होने से, वसाइल उस तरह से ना होने की वजह से ये रहमत बन जाती है जहमत, जिससे मुतासिर कौन होता है? एक आम शख्स। अब हमारी लोग, इस मुल्क के लोग, इस मुल्क का आम बासी, जिसको बारिश ने शदीद मुतासिर किया। और शहर कायद का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। शहर कायद की मरकजी शहराएं टूट फूट का शिकार हैं। बारिशों ने बहुत सारे इलाकों को, बहुत सारी अहम शाहराओं को मुतासिर किया है। सड़कें आपको पता है पहले ही खस्ता हाली का शिकार थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही आपको पता है बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। बड़े बड़े गड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अगर कोई मुतासिर हो रहा है तो वो है सिर्फ आम पाकिस्तानी, आम शहरी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर शफकत अजीज और रजब अली हमारे साथ होंगे। उनसे अपडेट लेते हैं कि सूरत हाल क्या है। रजब, पहले आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा। जी नबिया, मैं इस वक्त जो है जेल चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ से यूनिवर्सिटी रोड का फ्लो जो है वो जेल चौरंगी से जो है वो मुख्तलिफ सड़कों पर डाइवर्ट होता है। ख़ास तौर पर जेल चौरंगी पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है, चूँकि मुसलसल जो है वो बारिश और बारिश के बाद जो रही सही कसर थी, वो जो सेवरेज का निज़ाम, जो शहर का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया है, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी नुकसान देखा जा रहा है। कि बारिश का पानी तो जो है वो बारिश ख़त्म होने के बाद जो है वो जैसे ही वक्त जो है वो बारिश थमती है उसके बाद निकलना शुरू हो जाता है। तमाम जो सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था उसने जो है वो सड़कों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इस वक्त जो हम यूनिवर्सिटी रोड के कॉर्नर पर मौजूद है, यूनिवर्सिटी रोड हो या शारा पाकिस्तान हो, जो है वो शारा फैसल पे भी बाज़ मुकामात पर, चूँकि वो तो इंतहाई मसरूफ़ तरीन शारा है, जबकि जो है वो कोरंगी, न्यू कराची, नाज़माबाद समेत जो है वो शहर के बेशतर इलाके, यानी जो है अगर हम बल्दिया टाउन की बात करें या नॉर्थ कराची सरजानी टाउन की बात करें, शारा पाकिस्तान हो या SM तौफीक रोड हो, तमाम जो है वो सड़कों की सूरत हाल जो है वो जेल चौरंगी या जो है वो यूनिवर्सिटी रोड से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। MA जिन्ना रोड हो या IIA चौधरी का रोड, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड की भी सूरत हाल काफ़ी जो है वो गंभीर है। इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि शहर में जो है वो सड़कों पर, चाहे ये तो मैं मरकज़ी शाहराओं की बात कर रहा हूँ, शहर की जो ज़ेली सड़कें हैं वो तो जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो सड़कें थी ही नहीं, वो तो ऐसा लगता है जैसे किसी हम पहाड़ी इलाके में आ गए हों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो है वो हुकूमत को लगता है ऐसा है कि शायद होश आ गया हो, जिसके बाद जो है तरक्याती काम जो है दोबारा से, यानी पैचिंग का जो काम है उसको शुरू करने के लिए भी जो है वो सामान जो है फराम किया गया। इस वक्त जहाँ जेल चौरंगी में मौजूद है वहाँ भी हमारे अकब में नाजरीन देख सकते होंगे कि रोड़ी और जो है मट्टी और दीगर सामान जो है यहाँ पर रख दिया गया, ताकि जो है वो रोड की जो है वो दोबारा से जो है उसको तामीर यानी उसकी दुरुस्तगी का काम जो शुरू किया जा सके। शहर के बेशतर इलाकों में ऐसी सूरत हाल है कि सड़कें ना होने के बराबर है, जहाँ पर जो है वो गहरे गहरे जोहड़ जो है वो पानी के बन चुके हैं, जहाँ पर लोगों को, शहरियों को काफ़ी जो है वो अजियत का सामना करना पड़ता है। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय किया जा रहा है। शहर भर की सूरत हाल जो है वो जेल चौरंगी से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रजब अली। आप हमें जो खस्ता हाली का शिकार है कराची की शाहराएं इस वक्त, उससे मुतल्लिक हम हमें डिटेल तौर पर अपडेट कर रहे थे। बड़े अफसोस की सूरत हाल है इस वक्त। जो शहर कायद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो इस वक्त मंजर पेश कर रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। शफकत अजीज हमें भी रिपोर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे शहर की छोटी बड़ी सड़कें, शाहराएं, कौन कौन सी जगह मुतासिर हुई हैं, तरक्याती काम कहाँ कहाँ पर डिले का शिकार हुए, कौन कौन सी जगह मुतासिर है। शफकत, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और शहर की मौजूदा सूरत हाल, बारिश ने कितना मुतासिर किया, इंतजामिया क्या कर रही है या सूबाई हुकूमत? देखिए, इस वक्त मौजूद हैं जट लाइन में, और जट लाइन की जो रोड है वो काफ़ी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कल रात यहाँ बारिश हुई थी और बारिश के बाद पानी जमा हो गया था, और ये सिलसिला जो है पिछले 1-2 माह से जारी है। छठा स्पेल कराची में बरस रहा है और जम के बरस रहा है, और उसने जो है काफ़ी मुतासिर किया यहाँ की रोडों को। मेरे अकब में आपको दिख रही होगी ये रोड, और ये रोड काफ़ी बड़ी जगहों से जो है मुख्तलिफ जगहों से बुरी तरीके से मुतासिर हुई है।
और काफ़ी पैचेस पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी खलल पड़ रहा है, चाहे वो छोटा ट्रैफिक हो चाहे बड़ा ट्रैफिक हो। और यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है यहाँ पानी जमा हो जाता है। और मेरे बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ एडिशनल आईजी पुलिस का ऑफिस है, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो शहरी आबादी है, जट लाइन की और लाइन्स एरिया की आबादी यहाँ रहती है। तो उन लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं कि ये यहाँ पर बलदियाती अमला बिल्कुल गायब है, उनको चाहिए कि हमारे मसाइल हल करें। ख़ास तौर पर ये जो टूटी फूटी ये रोड है, इसको इस काबिल बना दिया जाए कि इसके ऊपर से गाड़ियाँ आराम से गुजर सकें। तो ये सूरत सिर्फ जट लाइन की, लाइन्स एरिया की नहीं, कराची के जितने भी नशेबी इलाके हैं जहाँ पर बारिशों ने तबाही मचाई है, वहाँ की जो रोड है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। बलदियाती अमला लोगों के मसाइल हल करने में कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो उनको चाहिए कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके मसाइल हल किए जाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बारिश इस वक्त भी हो रही है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ लोग इंजॉय भी कर रहे हैं बारिश को। लेकिन गिलासत भी बहुत है, बदबू बहुत ज़्यादा है, ताफुन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ख़दशा है कि यहाँ वबाई अमराज ना फूट पड़े। तो बलदियाती अमले को और यहाँ के जो शहरी हुकूमत है उनको एक्शन लेना होगा और यहाँ के लोगों के मसाइल करने होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अजीज़, आप हमें बता रहे थे शहर की सूरत हाल से मुतालिक। बहुत शुक्रिया शफकत अजीज़ और रजब अली, आप दोनों का। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें, ज़रा सियासी जो गहमा गहमी है या जो सियासी उतार चढ़ाव है उसमें भी खबरें बहुत सा गर्म हैं, और इसी हवाले से शेयर करूंगी आपके साथ कि एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान को क्लीन चिट दे दी है। एंटी करप्शन की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में फराह गोगी को बेकसूर करार दिया गया है। फराह खान पर यह इल्ज़ाम आया था, ये भी हम आपको क्लियर करें और बताते चलें जिन लोगों को भूल गया बल तो नहीं भूला होगा, कि 60 करोड़ मालियत का प्लॉट और सिर्फ 8 करोड़ 30 के इवज जाली कंपनी बनाकर ये अलॉट कराया गया। इस मुकदमे की बुनियाद पर फराह खान के घर पर छापा भी मारा गया था और अब बिलाखिर उनको एंटी करप्शन कसूरवार करार नहीं दिया। इसी हवाले से बात करेंगे मजीद, इसमें क्या अपडेट हुई है, पूरे केस में क्या कार्रवाई हुई है। वकास गौरी हमारे साथ है। वकास, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, एंटी करप्शन ने इंडस्ट्रियल अराजी केस में क्लियर करार दे दिया है, सो आपके पास क्या अपडेट है इस हवाले से? देखिए नबीहा, हमारी बदकिस्मती है कि जब भी एहतसाब का अमल होता है पाकिस्तान में, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हो, इत्तेहादी हो या PTI की हो, तो उसकी शफाफियत पर हमेशा इतराज़ात उठते हैं, वो नैब करे या एंटी करप्शन करे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को उस जो अमल है एहतसाब का उस पर मुकम्मल जो है वो यकीन हो। इसी तरह अब क्योंकि नैब तरमीमी बिल हाल ही में मंजूर हुआ है, जिसके बाद 50 करोड़ से जो कम के केसेस हैं वो दूसरे तहकीकाती इदारों को मुंतकिल होने हैं। तो अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो जो एंटी करप्शन है इस वक्त बड़ा मेन जो है वो उसका किरदार सामने आता है, क्योंकि नैब के जो हाथ हैं वो बांध दिए गए हैं। तो जितने भी केसेस हैं, मेरी समझ से बाहर है कि क्लीन चिट फिर कैसे मिल गई? अगर 60 करोड़ मालियत का जो प्लॉट है वो अगर सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख के अलॉट करवाया जा रहा है, तो क्लीन चिट किस तरीके से मिल गई? देखें, इसमें ये जो इसको फराह गोगी को क्लीन चिट मिली है, अगर हम मादी में देखें तो इससे भी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। तो हमें बतौर पाकिस्तानी अब इस पे समझ जाना चाहिए, हैरानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी जो इसकी टेक्निकलिटीज हैं वो ये मामला है कि इंडस्ट्रियल जोन जो है फैसलाबाद में, वहाँ पर फराह गोगी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने SCCP में एक जाली जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड करवाई और फिर कवायद के बरअक्स जो है वो एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें सरकारी मुलाजमीन को भी इन्वॉल्व किया गया और मार्केट से जो रेट था वो बहुत कम था। इस पे एंटी करप्शन ने, अब यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताऊं कि 1-2 माह पहले जो है वो हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो इसी एंटी करप्शन ने जो है वो जुलाई में मुकदमा दर्ज किया और आपको याद होगा कि फराह गोगी के घर छापे की जो है खबरें वो भी आई थी। तो उन्हें मतलब वो खैर नहीं थी, गिरफ्तार नहीं हो सकी क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो एंटी करप्शन इतना मुतहर्रिक था, लेकिन इसी असना में चूंकि हुकूमत चेंज हो गई और परवेज लाई साहब आ गए और PTI आ गई, तो वो बिल्कुल ही एक उन्होंने ना रिवर्स किया उसको और एंटी करप्शन ने इंक्वायरी लाहौर मुंतकिल कर दी। आपने सुना होगा कि हमारे जो दीगर शहर हैं लाहौर के, वहाँ पर कोई मरीज जब बीमार हो जाए तो कहा जाता है कि इन्हों लाहौर ले जाओ। तो आजकल ये हो रहा है कि जब भी PTI के किसी अहम इंक्वायरी बचाने के लिए क्योंकि यहाँ पे सहूलियत ज्यादा है, तो वो कहते हैं जी कि इसको लाहौर ले जाए। तो शीरी मजारी की इंक्वायरी भी पहले लाहौर मुंतकिल की गई, उन्हें इससे पहले रिलीफ दिया गया और अब जो है ये फराह गोगी, इनकी इंक्वायरी भी 1 माह पहले लाहौर
मुंतकिल की गई, एक GIT बनाई गई 3 रुकनी जिसमें 22 दिन। तो वकास जो रिपोर्ट सामने आई एंटी करप्शन की, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया इस प्लॉट के मुतालिक? ऑब्वियसली क्लीन चिट दी गई लेकिन कुछ लॉजिक्स तो पेश किए गए। जी बिल्कुल, देखें लॉजिक तो उनके पास है बिल्कुल, और ये जो रिपोर्ट है ये मैं वादे करता चलूँ कि ये एंटी करप्शन की जो GIT है उन्होंने अपने लीगल विंग को जो है वो अरसाल की है अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो फराह गोगी ने इंडस्ट्रियल जोन में जो ज़मीन खरीदी है वो कवायद के मुताबिक है, और ये कवायद जो गवर्नमेंट ने 2019 में जो है वो नाफिज कर दिए थे। पहला तो उन्होंने ये, उसके बाद एक दूसरी जो शर्त थी वो ये थी कि आपने जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो एक अमाउंट जो है वो शो करनी है, और वो 1000 मिलियन की शर्त थी इस ज़मीन के लिए, और फराह गोगी ने उससे भी ज़्यादा जो है वो अमाउंट शो की, तो दूसरी शर्त भी उन्होंने पूरी कर दी। अब तीसरा पॉइंट इसमें बड़ा अहम है कि ये जो ज़मीन है इसको दोबारा फरोख्त नहीं किया जा सकता। तो जब ये पॉइंट सामने आया तो एंटी करप्शन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चूंकि इस जो ज़मीन को दोबारा फरोख्त नहीं किया जा सकता तो मार्केट जो वैल्यू है वो असूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या कहते हैं ज़राए, क्या कहते हैं इस केस में? एंटी करप्शन ने शफाफ तफ्तीश की है। देखें ये तो बात हम नहीं कह सकते। ज़राए क्या कहते हैं? मैंने इसलिए पहले मैं आपको वही उसी को अर्ज करूंगा कि देखें ज़राए जो हैं वो भी हुकूमत के साथ साथ जो है वो अपना मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। एंटी करप्शन की जो टीम है उसने अपना काम किया, उसने अपने जो लॉजिक्स हैं वो रखी हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि उस्मान बाजार का भी केस था, उसमें भी उनको रिलीफ मिला। तो अब ये जब बाद में दोबारा इसको री इन्वेस्टिगेट अगर किया जाए तो फिर जो है वो हकायक सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे पूरी ये जो स्टोरी और केस सामने आया है, इसके रिपोर्ट से मुताल्लिक सारी डिटेल्स आपने शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का अब फैसला कर लिया, और इमरान खान साहब ने बनी गाला में आज एक इजलास तलब किया था जिसमें उन्होंने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की, और खान साहब ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी के लिए इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला किया है। और इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब ने अब बिल आखिर ATC कोर्ट जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए पेश हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है, इस बारे में कुछ आगाह कीजिएगा। देखिए नबिया, आज 2 अहम केसेस हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के। एक तो उन्होंने ATC पेश होना है जहां पर उनके खिलाफ जो है वो एडिशनल सेशन जज को धमकाने और अपने कारकुनों को उकसाने के मुतल्लिक जो है वो एक FIR दर्ज है जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। इसके साथ साथ आज उन्होंने F8 कचहरी भी जाना है जहां पर 144 की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ एक FIR दर्ज है, तो उस पर भी उन्होंने बेल लेनी है। ये दो एक ही जो है वो वाकई के केस हैं। एक तो जब उन्होंने रैली निकाली तो 144 थी इस्लामाबाद में, और उनके खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने रैली निकाली, फिर अपने कारकुनों से खिताब भी किया, इस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज है। और फिर दूसरा इसी रैली में नबिया उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए एडिशनल सेशन जज जिन्होंने शहबाज गिल का रिमांड दिया था उनको डराया धमकाया, उनको धमकी दी, इस पर जो है वो एक FIR दर्ज है जिसमें आज उन्होंने ATC में पेश होना है। फिर इसी रैली और इसी खिताब पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नबिया चल रहा है जिसकी 31 अगस्त को जो दोबारा समाअत होगी। तो ये तीनों जो केसेस हैं हाई कोर्ट का, ATC का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये तीनों इंटरलिंक हैं और तीनों ही एक ही वाक़े के केस हैं। लेकिन लग ये रहा है, देखने में ये आ रहा है, जैसे आपने देखा कि कल हरीपुर में खान साहब ने खिताब फरमाया और उन्होंने कहा जी कि मुझे दहशतगर्द बना दिया गया है तो गिरफ्तार भी कर लो, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मैं अपनी जो है वो कैंपेन करता रहूँगा। तो इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी सख्त सिक्योरिटी है, ATC को इतराफ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो है वो सख्त सिक्योरिटी है। लेकिन हमें ये इतलात मिल रही हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से अपने कारकुनों को भी वहाँ पहुँचने की हिदायत की गई है और
ATC के बाहर भी कारकुन मौजूद होंगे और F8 कचहरी में भी जो है वो कारकुन के मौजूद होंगे। तो इस तनाजुर में जो है वो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त की गई है। तकरीबन 400 से ज़ायद जो है वो एहलकार ATC और F8 कचहरी के इर्द गिर्द तैनात किए गए हैं, जिसमें FC भी है, रेंजर्स के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद होंगे और सिक्योरिटी के मामलों को देखेंगे। लेकिन नबिया हमने देखा कि जो केसेस चल रहे हैं, जैसे ATC का केस है, जैसे F8 कचहरी का केस है, और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है उन पर, और उनकी उसकी समाअत भी 31 अगस्त को होने जा रही है। तो इस सारे केसेस का जो है वो जो हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब जो है वो कहीं भी पेश होने को तैयार नहीं है अभी तक। उनकी जो कानूनी टीम से मुशावरत हुई, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि कानूनी टीम उसे डिफेंड करने के लिए जो है वो तैयारी कर रही है कि जैसे देखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तो जब लगती है तो फिर उसे साबित करना पड़ता है। दो चीज़ें हैं, या तो इमरान खान साहब जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या फिर जो है वो अपने मौक़िफ़ का दिफा करेंगे। अगर अपने मौक़िफ़ का दिफा करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं तो फिर उन्हें जो है वो अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल जो है वो बाकायदा हेयरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं माजी में अगर आपको लेके जाऊँ तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। जावेद साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ कि खान साहब का आना कोई आम बात नहीं है, गैर मामूली सूरत हाल एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्या ज़रा खबर दे रहे हैं? देखें, जो चीज़ें गिरफ्तारी से मुतल्लिक चल रही हैं उसमें जो है हमारे ये सोर्सेज बता रहे हैं कि खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बेल जो है वो अगर कराना चाहते हैं तो करवा लें। इसी तरह जो है वो ATC में भी उनकी जो है वो बेल की दरख्वास्त जो है वो जमा होगी। उसमें अब फैसला जज ने करना है कि क्या जो है वो उनकी बेल बनती है, उनको बेल ग्रांट की जाती है या नहीं। अब अगर उनको बेल नहीं दी जाती तो फिर जो है उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है, क्योंकि पुलिस वहाँ मौजूद होगी और जिस थाने में FIR दर्ज हुई है वहाँ की पुलिस भी अपना रिकॉर्ड लेकर पेश होगी। तो इस्लामाबाद में अगर देखें तो इस वक्त पारा बड़ा हाई है कि एक तरफ तहरीके इंसाफ के कारकुन और इमरान खान साहब हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कानून और पुलिस की जो FIRs हैं वो हैं कि अब डिफेंड कैसे करेंगे खान साहब के। उन्होंने जो है वो जो वाक़या हुआ था F9 पार्क में और उन्होंने जो स्पीच की थी उसका दिफा करते हैं, या उस पर जो है अपने मौक़िफ़ की से पीछे हटते हुए जो है वो अपने बेल में अपना ग्रांट लेने के लिए करते हैं। फिर एक और डेवलपमेंट हुई है मदिया आज इस्लामाबाद में कि शहबाज गिल साहब ने भी अपनी जो है वो बेल के लिए दरख्वास्त दे दी है सेशन कोर्ट में। उन्होंने भी अपना यही मौका इख्तियार किया कि कल जब उन्हें जुडिशल किया गया तो आज उनकी वकला ने जो है वो बेल लेने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये मौका इख्तियार किया है कि जो दफात लगाई गई हैं मुझ पर वो बनती नहीं है। उन्होंने ये जावेद बलोच साहब, वैसे क्या शहर इक़्तिदार की सूरत हाल, अगर सियासी सरगर्मियों की बात करूं तो ये भी इतलात आती हैं, मुख्तलिफ एनालिसिस सामने आ रहे हैं थिंक टैंक्स की जानिब से कि हुकूमत थोड़ी सी प्रेशराइज दिखाई दे रही है। क्या माहौल क्या है शहर इक़्तिदार का इस वक्त? देखें, गवर्नमेंट को जो है ना वो प्रेशर इस सूरत हाल में गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं है, बल्कि तहरीके इंसाफ पर दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शहबाज गिल का केस आपने देखा, शहबाज गिल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, फिर पार्लियामेंट लाजिम में जिस तरह रेड किया गया, उनके कमरे की तलाशी ली गई और उनके सैटेलाइट फोन और जो दीगर चीजें बरामद हुई उसकी भी तहकीकात जारी है। जो घेरा तंग किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द, वो उसका अगर डीप एनालिसिस किया जाए तो फिर वजह तो ये नजर आती है ना कि हुकूमत जो है उसको खतरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहरहाल मुझे बताइएगा, खान साहब अपने कारकुनान का बहुत बड़ा जत्था भी लेकर आएंगे, इस हवाले से कॉल दी गई है जब कल उन्होंने तकरीर की गई या नहीं? क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है? देखें, ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई ऐलान तो सामने नहीं आया कि कारकुन आज वहाँ पर ATC पहुँचे या F8 कचहरी पहुँचे, लेकिन हमारी जो इतलात हैं, हमें जो इतलात मिल रही हैं वो कारकुनों को कहा गया है कि आप लोग वहाँ पर पहुँचें। और कल रात से जो है वो कारकुन जो है वो यहाँ पहुँचे में इस्लामाबाद के इससे बाहर के जो शहर हैं, जैसे पंजाब से KPK से जो है वो लोग काफ़ी इस्लामाबाद में पहुँचे और आज वो ATC जाएंगे भी सही।
तो ये गुत्थम गुत्था होने की सूरत हाल जो पुलिस और कारकुनों के दरमियान भी पैदा हो सकती है अगर सूरत हाल कंट्रोल ना की गई और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन अगर कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर पुलिस को हिदायत है कि वो जो अपना लॉ है वो उसको इन्फोर्स करे और सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। इसके साथ साथ मदिया अगर सियासी सूरत हाल जैसे कि आपने पूछी तो उसमें बड़ी गर्मा गर्मी है। एक तरफ इत्तेहादी जमातें हैं गवर्नमेंट की और एक तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उनकी पार्टी है। तो ना खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार हैं और ना गवर्नमेंट जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार है। देखें वफाक में जो है वो खान साहब के खिलाफ FIR हो रही हैं, पंजाब में आपने देखा कि नून लीग और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ जो है FIR हो रही हैं, KP में जो है वो ऐलान किया गया कि हम FIR दर्ज करवाएंगे। तो ये वफाक और सूबों के दरमियान एक लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है जिसके नतीजा जो है वो बड़ा भयानक निकलेगा क्योंकि अवाम सफ़र कर रही है। अवाम की जो है जैसे सैलाब की सूरत हाल है, आपने देखा कि पूरे मुल्क में सैलाब है, तो इसमें जो है वो बजाय कि सियासी जमातें इकट्ठी होकर सैलाब ज़्यादा मुतासर इलाकों में कार्रवाइयाँ करती हैं, उनकी इमदाद करती हैं, उनको रिलीफ पहुँचाती, तो ये आपस में जो है वो मुठभेड़ हो चुकी है, आपस में धीमा कुश्ती जो है वो चल रही है, जिसपे नुकसान अवाम का हो रहा है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब, आप हमें पूरी सूरत हाल से मुतालिक तफसीली तौर पर हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बिजली के बिलों ने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं, चाहे अमीर हों या फिर मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हों। एक तरफ मुल्क में महंगाई का तूफान बपा हो रहा है और दूसरी तरफ बिजली में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन बिजली का बिल देने से कासिर हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों पर लगाए जाने वाले फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिससे तकरीबन 1,71,00,000 सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि असल में फ्यूल एडजस्टमेंट है क्या और हुकूमत ये बोझ अवाम पर क्यों डाल रहे हैं। मियाँ साहब, जो बेचारे अवाम है वो किस किस चीज़ का बोझ इस वक्त बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी जो है वो शायद एक आम या जो गरीब इंसान है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ माहिर तवानाई अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मैं जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत ने ये फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में अवाम को जो बोझ तले अब दबाया था, अब इससे महदूद रिलीफ दिया है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आखिर हुकूमत फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ अवाम पर क्यों डाला गया। देखिए, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है, प्राइम मिनिस्टर ने, कि फ्यूल एडजस्टमेंट में हम लोगों को रिलीफ देंगे। और अभी पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है, आप अंदाज़न कह सकते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख के इतने। अब ये जो रिलीफ दे रहे हैं, ये रिलीफ मेरे ख्याल में टेम्परेरी है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक IMF से एक मुआहिदा किया हुआ है, जिस मायदे में बड़ा क्लियर है कि आपने कोई सब्सिडी नहीं देनी। और ये जो सब्सिडी दे रहे हैं, मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं ना पास ऑन, जिस तरह वो नेपरा करता है कि जी फ्यूल पास ऑन हो रहा है, ये कुछ अरसे के लिए दोबारा वो तलवार जो है फिर ही जाके वहाँ पे गिरेगी और ये कंज्यूमर वही पैसे देंगे। अच्छा, नाजरीन की आगाही के लिए आप शेयर कीजिएगा, बताइए हमें फ्यूल एडजस्टमेंट है क्या, ये बिजली सार्फिन के बोझ में किस तरह मजीद इजाफा कर रहा है। अब देखिए, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट क्या चीज़ है, ये क्या हर महीने 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये ये बढ़ते हैं, कभी कम भी कभी ज़िंदगी में हुए। तो देखें, इसमें एक बात है कि पाकिस्तान को अक्सर कहते हैं जी एनर्जी मिक्स जो है ना वो पाकिस्तान का ठीक नहीं है, वो वाकई बात सही है। देखिए, अगर आप देखें जुलाई 2022 में, तो आप देखें कि 55% जो बिजली पैदा हुई है वो या कोयले से या इम्पोर्टेड LNG से या ऑयल से बनी है। अब ये जो 55% है, इसमें थोड़ी सी डोमेस्टिक गैस भी है। ये इसकी जो प्राइस है, यानी कोयले की प्राइस कहाँ $50 पर टन थी, अब $430 पर टन है। ऑयल कहाँ आज से कोई 3-4 साल पहले 70-75 था, अब $110-120 इतने डॉलर पर बैरल है। LNG
माशाल्लाह देखिए उसकी भी एक तो जो हमारा कतर का कंट्रैक्ट है वो LNG इंडेक्स है, वो ऑयल इंडेक्स है, यानी जैसे जैसे ऑयल की कीमत बढ़ेगी उसी तरह उसकी कीमत बढ़ेगी। और अगर जो हम स्पॉट लेते हैं या मार्केट से लेते हैं वो तो $40 है, और ये $40 ये डेली का, बल्कि ऑयल में तो एक जिसे कहते हैं ना हर आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद इसकी कीमतें तब्दील होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजली खर्च की इस्तेमाल की जुलाई के महीने में, और जुलाई के महीने में और जब फर्ज करें मैं 400 यूनिट मैंने खर्च किए, तो देखिए इसकी क्लासिफिकेशन है 100 का यूनिट का और है 200 का। अच्छा अब्बासी साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने 1,31,00,000 सार्फिन को इस बोझ से आज़ाद किया है और 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को इससे फ़ायदा होगा। करोड़ों सार्फिन को फिर भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे देने पड़ेंगे। एक बात बड़ी साफ सी है कि मेरा ख्याल है जब इस किस्म की जब बातें आती हैं, जैसे कि जी 2,000 रुपये आप दें पूर ऑफ द पूरेस्ट, या 20 से दे दें पैसे लोगों को 12,000 महीना या इतना, और फिर ये रिलीव दे दें इसको 200 यूनिट वाले को या 50 यूनिट वाले को। देखिए सच्ची बात तो ये है कि ये लगता है कि कोई डिज़ाइन है कि हमने जो गरीब है उसको गरीब तर ही रहने देना है, यानी वो कभी 200 यूनिट से ऊपर ना करे, वो कोई अच्छी चीज़, यानी घर में कोई AC ना लगा ले, कोई रेफ्रिजरेटर या कोई इस तरह की और चीज़ ना रख ले, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बढ़े ही ना, और अगर बढ़े तो उसको बड़ी हैवी कीमत देनी पड़े। फिर एक और बात भी है जो कि मेरे मुशाहिदे में ज़ाती तौर पर आया, इवन मैंने तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी देखा है कि एक घर है उसमें माशाल्लाह 3-3 मीटर लगे हुए हैं। लोगों ने ये चालाकी भी की हुई है, वो 3 मीटर क्यों लगे हुए हैं, यही कि ताकि उनकी जो लिमिट है या उनकी बिजली की वो 1 मीटर, जब 3 मीटर हो जाएंगे तो वो हर कोई 150-150 खर्च करेगा, वो 200 पे नहीं जाएगा। अब एक तो ये भी एक किस्म का अब्यूज़ है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो मैसेज आ रहा है, ये मैसेज ये जा रहा है मिडिल क्लास को या मुतवसत उन लोगों को, वो आपने यूनिट इस तरह रख दिया कि लोगों को मेरे ख्याल में हाई क्वालिटी पे, हाई स्टैंडर्ड पे। अरशद अब्बासी साहब, 1,71,00,000 सार्फिन को इस्तिस्ना, मगर ये पैसे कौन देगा? हुकूमत कहां से ये पैसे पूरे करेगी? एक बात जो बड़ी क्लियर है कि ये 1,31,00,000, देखिए बिजली का यूनिट इतने का बना, चाहे LNG इस्तेमाल करके, चाहे कोयला इस्तेमाल करके, चाहे ऑयल इस्तेमाल, एक तो एक्चुअल कास्ट है। अब अगर आप इसको सब्सिडाइज या सस्ता बेचेंगे 200 यूनिट वालों को, तो देना किसे पड़ेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म या वज़ीर बिजली अपनी जेब से देंगे? असल में ये पैसे भी हम भी देंगे, चाहे कान को दूसरे पकड़े, चाहे कान को दूसरे पकड़े। ये पाकिस्तानी कौम ही देगी, ये कोई और नहीं देगा, ये हम ही देंगे। और ये यही वो बातें हैं, यही कहते हैं ना, जिसे थोड़ी सी गिमिक्स या तमाशे से हैं कि जो आपने एकदम बता दिया कि देखें जी हम ये 1,71,00,000 सब कंज्यूमर को बिजली का प्राइस देंगे, वाह 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 क्या बात होगी। लेकिन देखिए यही फैसले क्या होते हैं कि आपकी जो सर्कुलेट है, जो बजट की अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जुलाई और अगस्त के महीनों में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई, मगर बिजली की तरसील करने वाली कंपनियों ने बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर भेजे। इस वजह से ये बोझ सारिफ को मुंतकिल हुआ। लेकिन दूसरी जानिब जब वो फ्यूल एडजस्टमेंट को महदूद पैमाने पर ख़त्म कर रहे हैं, क्या आप वज़ीर आज़म साहब के बयान से इत्तफाक करते हैं? देखिए एक जो बात है कि जुलाई अगस्त में कहते हैं जी प्राइसेस कम हुई हैं, यस इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हुई हैं, $110 पर बैरल ऑयल से कीमतें कम हुई हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 100 आज की जो प्राइस है वो $100 पर बैरल है। अब ये जो प्राइस कम हुई है इसकी रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारे बिल्ड में, बड़ी अजीब सी बात है। मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि ये नपरा काम करता है, और सच्ची बात है कि जो नपरा ये काम कर रहा है, ये बेसिकली आपको जो इतनी विजिबिलिटी नज़र आती है कि जी बड़ा काम किया ये प्राइस एडजस्टमेंट, देखिए ये तो सॉफ्टवेयर इवन आप बैठ के कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इशू ये है, जो एक बात सार्फ को नहीं पता, कि जो हमारी तरसीली कंपनियाँ यानी जो डिस्कोज हैं, जो बिजली की तकसीम करती हैं, जो आप तक बिजली पहुँचाती है आपके मीटर तक, उनके जो लॉसेस, उनकी जो चोरी है, उनकी जो टेक्निकल लॉसेस हैं,
वो भी मुझे आप सबको देने पड़ते हैं। पूरी दुनिया में जो लॉसेस हैं, इवन आप देखें कि चाइना में, मिसाल दे रहा हूँ, चाइना में 15 लाख मेगावाट की बिजली तफसील होती है, लॉसेस 3% है। पाकिस्तान में तो अभी हम 24,000, 23,000, 20,000, इससे ऊपर तो गई नहीं है। उसमें लॉसेस कितने एज एन एवरेज, जो कि या इसको भी लेते हैं 8% है। ठीक, तो 8%। ठीक, अच्छा अरशद अब्बासी साहब, एक वजह तो आप देखें ना, बिजली के यूनिट की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कई इलेक्ट्रिक को छोड़कर जुलाई के महीने में 14 अरब यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। एक तरफ तो ये बात है, और एक महीने में 9 और 10 रुपए के हिसाब से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कुल रकम 130 से 140 अरब बनती है। इतनी बड़ी सब्सिडी तो हुकूमत दे नहीं सकती और IMF भी इजाजत नहीं देगा, तो फिर होगा क्या? देखिए, एक बात, ये जो अब के इलेक्ट्रिक की है, मेरे ख्याल में मैंने इसका एक रिव्यू किया था 2011 में, और उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, जो आजकल मिनिस्टर ट्रेड है, उनको भी पता है। और ये किताब या रिपोर्ट वो है जो बाद में पूरे पाकिस्तान के इंडियन यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल्स में करिकुलम का हिस्सा बन गई। वाकई जो के इलेक्ट्रिक है पाकिस्तान में, जिसे कहते हैं ना ब्लैक होल है, जहाँ पे पैसे सारे ड्रेन होते हैं, ये 80 से 85 अरब रुपए साल के लेते हैं सब्सिडी। इनके जो पावर प्लांट है वो दुनिया के वर्स्ट प्लांट है। यानी वर्स्ट प्लांट इस तरह कि ये जो फ्यूल लेते हैं जी, ये सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं, कम बिजली बनाते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि इनके पास गाड़ियों का वो फ्लीट है या वो पावर प्लांट है जो पुरानी गाड़ी होती थी, जो 1 लीटर में 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ठीक माइलेज देते हैं। ठीक, जबकि दुनिया में तो बहुत बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। महरे तवन्नाई पूरी सिचुएशन से मुतालिक डिटेल हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको करते हैं ज्वाइन, स्टे विद अस।